Hello students, new topic of analytical chem. बहुत दिन हुआ ना एनालिटिकल कैम नहीं पढ़ा ना, फिजिकल कैम पढ़े जा रहे हैं हम लोग, इनऑर्गेनिक कैम और फिजिकल कैम पढ़े जा रहे हैं। सो अब आज हम न्यू लेसन पे एंटर करते हैं एनालिटिकल कैम की न्यू लेसन में। दिस इज द यूनिट नंबर 4 है। क्वेश्चन टॉपिक का नाम है HPLC एंड HPTLC। ये एक्चुअल में क्रोमेटोग्राफी है। और हाँ, इसका वेटेज ही अपने आप में ना, इसके 4 क्वेश्चन से लेकर 5 क्वेश्चन तक आते हैं। 6 क्वेश्चन देते हैं और 6 में से अटेम्प्ट एनी 4 रहता है, बट इसके ऑलमोस्ट समटाइम 4 और समटाइम 5 क्वेश्चन ही इसी के आ जाते हैं। तो जो एक और टॉपिक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वाला, वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका वेटेज ज़्यादा है। तो इसको ज़रा ध्यान से समझना। मैं तुमको बताती हूँ, ये नाम से ही लग रहा है, ये आफ्टरवर्ड्स लेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट, इसमें हमारी 2 टाइप की क्रोमेटोग्राफी है, HPLC और HPTLC। सो HPTLC आफ्टरवर्ड लेते हैं। HPLC का मतलब है, फुल फॉर्म है हाई परफॉर्मेंस या मीनिंग हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी क्या है? ऑलरेडी मैं इनऑर्गेनिक कैम के इनर्ट एडिशन एलिमेंट में हमने जो आयन एक्सचेंज मेथड करी थी, उसमें हमने क्रोमेटोग्राफी टेक्निक ही यूज़ करी थी। तुम्हें रिमेंबर होगा, वहाँ पर मैंने बोला था स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज। फिर से एक बार ऊपर से रिमेंबर करती हूँ, थोड़ा सा बोलती हूँ। क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है? क्रोमेटोग्राफी मतलब कुछ भी नहीं है। जनरली क्या रहता है, खूब सारे सैंपल है, सपोज टू भी हमारे पास कोई मिक्सर आया है, ठीक है, हमने अर्थ की डिगिंग करी है और अर्थ की डिगिंग में बहुत सारे एक जैसे एलिमेंट है, उनका मिक्सर है। जैसे हमारे पास ये कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बेरियम है, ओके, स्ट्रॉन्शियम है, इन सब का मिक्सर है हमारे पास अर्थ की डिगिंग में से। और हमको इन सबको क्या करना है, सेपरेट करना है कि कैल्शियम अलग हो जाए, मैग्नीशियम अलग हो जाए। अदर टेक्निक से अगर हम हेल्प करने जाएंगे ना, ये सब की सब सेकेंड वाले ग्रुप के, तो सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, सब एक जैसे हैं। तो अदर मेथड हम यूज़ करेंगे ना, तो इनका सेपरेशन ही नहीं होगा। सब की सब स्टार्टिंग से भी पूरा मिक्सर एक साथ है। ये चारों के चारों एलिमेंट एक, 4 नहीं, कभी कभी तो 10 भी रहते हैं, 10 एलिमेंट्स एक साथ, 10 है ना, डिफरेंट सॉल्यूट रहते हैं और वो एक मिक्सर में रहते हैं। और हमको उनको क्या करना है, सेपरेशन करना है, अलग अलग करना है। तो वो अलग अलग होते ही नहीं है, बिकॉज तो इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। तो हम क्या करें इनके सेपरेशन के लिए? तो इनके सेपरेशन के लिए ऐसे मिक्सर, सॉल्यूट्स का मिक्सर जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है और अदर टेक्निक से सेपरेट ही नहीं हो रहा है, तो हम कौन सी मेथड यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी मेथड में ऐसे सॉल्यूट का मिक्सर होता है जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो और अदर मेथड से उनका सेपरेशन नहीं हो रहा हो, तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से यूज़ करके उनको हम आराम से सेपरेट कर सकते हैं। अलग से कैल्शियम आ जाएगा, मैग्नीशियम अलग, बेरियम अलग, स्ट्रॉन्शियम अलग, डिफरेंट टाइम में सेपरेट होकर निकलेंगे। तो एक्चुअली में क्रोमेटोग्राफी मतलब कुछ भी नहीं है, दिस इज द मेथड ऑफ सेपरेशन है। ओके, अब सेपरेशन कैसे होता है इसके अंदर? तो जनरली पहले क्रोमेटोग्राफी बता रही हूँ, HPLC नहीं बता रही हूँ, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में वो तो बाद में जाएंगी, पहले तो खाली क्रोमेटोग्राफी ऊपर से बता रही हूँ। तो क्रोमेटोग्राफी में एक है ना, ऐसा बड़ा सारा कॉलम, इतना छोटा नहीं, वो बहुत बड़ा 10 फीट जितना भी बड़ा होता है, समटाइम 5 फीट, 3 फीट, 10 फीट, इतना बड़ा कोई कॉलम होता है। ओके, इसको हम बोलते हैं कॉलम। ओके, ये लॉन्ग फीट एक टाइप का कॉलम होता है, ये रुका हुआ रहता है और इसके अंदर जो भी मटेरियल पैक रहता है उसको हम बोलेंगे स्टेशनरी, क्योंकि वो मूव नहीं होता है। तो ये हमारा होगा क्रोमेटोग्राफी की स्टेशनरी फेज, जिसको हम काय के अंदर फिल करते हैं, इस कॉलम के अंदर फिल करते हैं। उसमें हमारा ये जो चीज मटेरियल इसके अंदर फिक्स रहता है उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज। ओके, और ऊपर से वो से हमारा जो सॉल्यूट का मिक्सर है, ठीक है, इस मिक्सर सॉल्यूट को जिसके अंदर डिसॉल्व किया जाता है, उस वाली, जैसे मैं लिक्विड में डिसॉल्व कर दूंगी या किसी गैस के अंदर डिसॉल्व कर दूंगी, ठीक है,
गैस लिया, सॉलिड को भी हमने काय में कर दिया, वेपोराइज करके गैस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारा क्या होगा, सारे सॉलिड भी गैसियस फॉर्म में रहेंगे, वेपर फॉर्म में रहेंगे, और हमारा जो एक और चीज़ रहेगी वो गैस रहेगा, उसके अंदर उसको डिजोल्व कर देंगे। तो ये वाला जो चीज़ अपने अंदर सारे सॉलिड को, मिक्सर को डिजोल्व कर दे, इसको हम बोलते हैं मोबाइल फेज। मोबाइल फेज मोस्टली पता है क्या रहता है, या तो लिक्विड रहता है या क्या रहता है, गैस रहता है। अगर वो मोबाइल फेज गैस होगा, क्यों, क्योंकि वो ऐसे से धीरे 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 ऐसे फ्लो होगा, इसके अंदर जो भरा रहेगा वो जरा भी फ्लो नहीं होगा, अपनी जगह कॉलम में पैक पड़ा रहेगा, और अपने सॉल्यूट के मिक्सर को जो अपने अंदर डिजोल्व करके लाएगा वो ऐसे से इसके अंदर से ऊपर से हम ऐसे भेजेंगे, तो वो ऐसे से धीरे 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 फ्लो होगा इसमें से। तो ये मूव हो रहा है, अपने साथ सॉल्यूट के मिक्सर को ला रहा है और स्टेशनरी फेज के ऊपर से पास हो रहा है। ओके, इसलिए इसको हम बोलते हैं मोबाइल फेज। ये कोई लिक्विड भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, तो वाटर अपने अंदर सारे सॉल्यूट के मिक्सर को डिजोल्व कर लेगा, या इथेनॉल हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, वो सारा लिक्विड या कोई भी गैस जो सारे सॉल्यूट के मिक्सर को अपने अंदर डिजोल्व कर ले और फिर इसके ऊपर डिप 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 करके स्टेशनरी फेज के कॉलम में से पास हो, उसको हम बोलते हैं मोबाइल फेज। पक्का। और स्टेशनरी फेज पता है क्या हो सकती है, या तो कोई सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है। अब तुम बोलेंगे मैम ये तो लिक्विड है, तो सक करके गिर जाएगा। नहीं, तो लिक्विड को काय के ऊपर अपन हेल्ड करके रखते हैं, अभी मैं बताऊंगी, ठीक है ना, राइट। तो तुम्हें रिमेंबर रखना पड़ेगा, जो कॉलम में भरी रहेगी वो या तो कोई सॉलिड होगा या कोई लिक्विड होगा। स्टेशनरी फेज या तो सॉलिड हो सकती है या लिक्विड हो सकती है, ठीक है। और ऊपर से जो सॉल्यूट के मिक्सर को अपने अंदर डिजोल्व करके ला रहा है और स्टेशनरी फेज के ऊपर से फ्लो हो रहा है, तो वो कभी भी सॉलिड नहीं होगा, सॉलिड फ्लो हो ही नहीं सकता है, तो वो होगा लिक्विड या वो होगा गैस, ठीक है। दो फेज रहेगी। मोबाइल फेज अपने अंदर किसको डिजोल्व करके लाएगा, सॉल्यूट को, वो भी या तो लिक्विड होगा या गैस होगा, ठीक है। और जो स्टेशनरी फेज होती है वो या तो सॉलिड होगी, जो कॉलम के अंदर पैक रहती है, मूव नहीं रहती है। अब हम, और या लिक्विड रहती है। लिक्विड कैसे होती है वो आफ्टर सभी बता रही हूँ, हमारे इसमें लिक्विड ही है स्टेशनरी फेज। फिर जैसे ही बना मोबाइल सारे सॉल्यूट इसके अंदर डिजोल्व हो गए, मोबाइल फेज डीप 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 धीरे 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 करके इसमें से होगी। तो पता है क्या होगा, सॉल्यूट इसमें से निकल के ओके किसमें, स्टेशनरी फेज में जमा हो जाएंगे। ये सारा उसमें आयन एक्सचेंज मेथड में बताया है, तो वो एक साथ नहीं जमा होंगे। सपोज टू बी पहले कैल्शियम जमा हुआ, उसने अपनी बैंड बनाई, फिर थोड़े टाइम बाद वो फ्लो के आ रहे हैं, फिर धीरे से मैग्नीशियम होगा, फिर धीरे से स्ट्रॉन्शियम होगा, फिर धीरे से हमारा क्या होगा, बेरियम होगा, ठीक है। ये हमारा सारे सॉल्यूट इसमें से निकल के इसके अंदर आ गए और इक्विलिब्रियम के हिसाब से, कि थोड़ा सा इसमें रहेंगे, बाकी इसमें थोड़ा सा मोबाइल फेज में, थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा मोबाइल, वो सब इसमें बताया है। अभी हमको यहाँ पे एनालिटिकल में ये चीज़ डीपली नहीं करना है, हमको इंस्ट्रूमेंट पार्ट पढ़ना है। बट ये तुमको रिमेंबर रखना पड़ेगा कि मोबाइल फेज में से सॉल्यूट निकल के कहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होंगे, एब्जॉर्ब होते हैं। उसके साथ एब्जॉर्ब ये नहीं समझा, जैसे चौक के ऊपर इंक, चौक देखा पुराने जमाने में चौक आता था बोर्ड पे, तो इंक को वो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता। स्पंज जो होता है वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और चौक ऊपर सरफेस पे, अरे तुम्हें सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा है ना, मैं क्या बता रही हूँ, वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे सॉल्यूट मोबाइल फेज में से निकल के क्या हो जाएंगे, स्टेशनरी उसमें डिफरेंट उस पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ओके, अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम। मोबाइल फेज में से निकल के कहाँ आ गए, ये हमारे स्टेशनरी फेज से फिर निकल के मोबाइल में आएंगे। इसे बहुत बार इक्विलिब्रियम चलेगा, बट डिफरेंट सॉल्यूट की डिफरेंट क्या बन जाएगी, एब्जॉर्प्शन बैंड बन जाएगी, वो एक साथ नहीं होगा। और फिर बाद में हम क्या काम करेंगे, बाद में फिर प्योर मोबाइल फेज में जाएंगे। प्योर मोबाइल फेज, अभी देखो पहले मोबाइल फेज में पूरा मिक्सर था, अब सारे के सारे सॉल्यूट अलग अलग क्या हो गए, स्टेशनरी फेज में एब्जॉर्ब हो गए। अब सिर्फ मोबाइल फेज बचेगी, इसमें जरा भी सॉल्यूट होगा, तो ये मोबाइल फेज क्या काम करेगी, धीरे धीरे इसमें से निकलेगी, तो वापस सॉल्यूट इसमें से निकल के क्या होंगे, मोबाइल फेज में। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, सपोज टू बी ये कैल्शियम है, ये मैग्नीशियम है, ये स्ट्रॉन्शियम है और ये बेरियम है। तो बेरियम सबसे लास्ट में आया, सबसे पहले सॉलिड में कौन आया, स्टेशनरी में कौन आया, कैल्शियम। तो कैल्शियम सबसे पहले नहीं निकलेगा, जब प्योर मोबाइल फेज को निकालेंगे तो सबसे पहले ना ये जो नीचे वाला जो बेरियम है, सबसे पहले बेरियम बाहर आएगा मोबाइल फेज के साथ, ओके। सारा बेरियम आ गया,
हमने निकाल लिया। फिर सेकंड पार्ट किसका होगा, फिर स्ट्रोंशियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर कैल्शियम का। क्यों? क्योंकि वो अपन आयन एक्सचेंज मेथड में अच्छे समझा चुकी कि क्यों ये सबसे पहले आया और ये सबसे लास्ट में क्यों आया, वहाँ लेंथेनन किया था हम लोग ने। ये एनालिटिकल में ये सब हमको नहीं समझा। ओके, तो ये क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी में हमने क्या किया, एक कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेज यानी रुकी हुई फेज ली, और एक हमने क्या ली, मोबाइल फेज। मोबाइल फेज में क्या होता है, सारे सॉल्यूट का मिक्सर क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। फिर सॉल्यूट का पार्टीशन हुआ, पार्टीशन यानी एक्सचेंज हुआ। किस किस के बीच में पार्टीशन हुआ, मोबाइल फेज और किसके बीच में, स्टेशनरी फेज के बीच में हुआ, दोनों के बीच में हुआ। और बाद में हमारे सॉल्यूट सारे सेपरेट होके आ गए। तो ये सॉल्यूट के सेपरेशन की टेक्निक है। बट सॉल्यूट का अपना सेपरेशन किस वे से होगा, दो फेसेस के बीच में सॉल्यूट का पार्टीशन, पार्टीशन है ना, बंटवारा हो जाएगा। क्लियर ना? पहले सारे के सारे सॉल्यूट प्योरली पूरा 100% मोबाइल फेज में थे, अब उस मोबाइल फेज में से निकल के इसके अंदर आ गए। पूरी तरीके से नहीं आ गए, 100% कैल्शियम में से 70% कैल्शियम आ गया, ओके, 60% ये बेरियम आया, ये 50% आया, ये 40% आया, यानी रिमेनिंग 60% मोबाइल फेज में ही रहा। फिर खूब बार फ्लो करेगा, सारा इसमें ला के करेंगे। तो ये सब हमको नहीं आगे एनालिटिकल के हमें नहीं समझना है, ये वहाँ समझा चुके हैं। तो यहाँ पर तुमको सिर्फ याद रखना है कि ये हमारे सॉल्यूट का पार्टीशन किस किस के या एक्सचेंज किस किस के बीच में होगा, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। और लास्ट में सबका सेपरेशन हो जाएगा, यानी इसका मतलब है कैल्शियम सबसे पहले जमा हुआ, यानी कैल्शियम मोबाइल फेज के लिए अट्रैक्शन नहीं कर रहा है, किसके लिए अट्रैक्शन कर रहा है, स्टेशनरी फेज के लिए, इसलिए वो सबसे ज़्यादा स्टेशनरी फेज में आ गया। और ये सबसे लास्ट में आया और सबसे कम आया, इट मीन्स इस बेरियम का जो है, ये सॉरी बेरियम है ना, उसका अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के लिए नहीं है, इसके लिए वो ज़्यादा डिजॉल्व है मोबाइल फेज में, इसलिए वापस निकलते समय भी वो सबसे कम भी स्टेशनरी फेज में आया, मोस्टली इसमें ही रुका रहा। जैसे परसेंट मोबाइल फेज में मिक्सर आया तो कैल्शियम 70%, तो जो मोबाइल फेज आई उसमें सिर्फ 30% कैल्शियम बचा था, और फिर वापस भेजेंगे तो 30% का फिर इसमें रुक जाएगा, फिर रुक जाएगा, ऐसे करके सारा कैल्शियम यहाँ पे आ जाएगा ऐसा। और बेरियम वो इस पे ही रुका है, वो कहाँ पे रुका है, मोबाइल फेज में, तो वापस हम प्योर मोबाइल फेज भेजेंगे तो वो 40% भी निकल के आ जाएगा मोबाइल में। यानी ऐसे कर करके हम लोग क्या करेंगे, इनका सेपरेशन करेंगे। ठीक है, तो ये सब हमको नहीं समझाना है। अब मैं पहले पक्का क्लियर हो गया, क्रोमेटोग्राफी में क्या हो रहा है, सॉल्यूट के मिक्सर का सेपरेशन हो रहा है, बट सेपरेशन किस किस के बीच में हो रहा है, सेपरेट कर दे रहे सारे सॉल्यूट के मिक्सर को, ये खूब सारे सॉल्यूट है, पर सेपरेशन करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, एक मोबाइल फेज की लेते हैं और एक स्टेशनरी फेज की। स्टेशनरी फेज को हम काय में रखते हैं, कॉलम के, इस कॉलम के अंदर फिल किया जाता है, और मोबाइल फेज सारे सॉल्यूट के मिक्सर को अपने अंदर डिसॉल्व करके क्या करता है, उसमें। तो अब मैं यहाँ पे आती हूँ HPLC, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में वही सॉल्यूट का मिक्सर होगा जो किसके अंदर डिसॉल्व किया जाएगा, मोबाइल फेज में। तो हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज अ मेथड, इज अ टेक्निक है, टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ द मिक्सर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मिक्सर को सेपरेट करने की टेक्निक है। बट इस टेक्निक में कौन मोबाइल फेज है और कौन स्टेशनरी फेज है, तो इस वाली टेक्निक में मोबाइल फेज की तरह लिक्विड गैस नहीं लिया जाता है, लिक्विड ही है, एक लिक्विड लेते हैं और उसमें सॉल्यूट के मिक्सर को डिसॉल्व किया जाता है। और स्टेशनरी फेज भी क्या है, एक लिक्विड ही है। ओके, तो अब हम बताएंगे यानी ये क्या है, इसमें सॉल्यूट का पार्टीशन होगा। ओके, सॉल्यूट का मिक्सर का सेपरेशन होगा, बट सॉल्यूट का पार्टीशन किस किस के बीच में होगा, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के बीच में। तो लिक्विड मोबाइल फेज और लिक्विड ही स्टेशनरी फेज के बीच में हमारे सॉल्यूट के मिक्सर का क्या होता है, पार्टीशन होता है, थोड़ा सॉल्यूट इसमें रह जाता है, थोड़ा सॉल्यूट इसमें होता है। ओके, अब तुम बोलेंगे अरे मैम, और यहाँ ये सब तो तुमको बनना ही है, स्टेशनरी फेज का लिक्विड को हम टाइम में भरते हैं इस एनालिटिकल कॉलम में। ठीक है, तो अब तुम बोलोगे मैम ये लिक्विड कैसे इसके अंदर हेल्ड होगा, तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं, इसके अंदर ग्रेन्यूअल पार्टिकल भर देते हैं। पता है ग्रेन्यूअल पार्टिकल किसके भरते हैं, या तो सिलिका के भर देते हैं या एल्यूमिना के भर देते हैं। गम देखा कि नहीं, गम देखा, गम के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उसके ऊपर वाटर डालो तो गम के पार्टिकल वाटर को क्या कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। इट मीन्स गम के पार्टिकल वाटर को क्या कर लेते हैं,
होल्ड कर लेते हैं, तो खूब सारे ऐसा एक्चुअल में ऐसा जाली जैसा नेटवर्क जैसा रहता है। मैं पूरा इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, समझ जाते खूब सारे ग्रेनुअल पार्टिकल रहते हैं। किसके रहते हैं? या तो सिलिका के रहेंगे SiO2 या एल्यूमिना के रहेंगे Al2O3। और ये इसके ऊपर जो हमारा स्टेशनरी लिक्विड है इसके ऊपर डाला जाएगा। ये सारे ग्रेनुअल पार्टिकल क्या करेंगे, उनके बीच बीच में जो छोटे इतने बड़े बड़े लेकिन छोटे छोटे होल रहेंगे, उसके अंदर ये लिक्विड क्या हो जाएगा? हेल्ड हो जाएगा। फिजिकली हेल्ड होगा, ठीक है, मैकेनिकली हेल्ड होगा। तो हमने क्या किया है, हमारा जो स्टेशनरी लिक्विड है उसको इनर्ट जो उसके साथ इनर्ट है ना, जो रिएक्ट नहीं कर रहा है, इनर्ट सॉलिड की सरफेस पे हमने हमारे स्टेशनरी लिक्विड को क्या रखा है? हेल्ड किया है। ऐसा टेक्निकली हेल्ड कर दिया। छोटे छोटे ग्रेनुअल पार्टिकल है एल्यूमिना या सिलिका के, खूब ऐसे ठुस कर देंगे और लिक्विड जो स्टेशनरी लिक्विड ऊपर डालेंगे तो पूरा स्टेशनरी लिक्विड फ्लो के बह नहीं जाएगा, पूरा इसके अंदर फंस जाएगा। ओके, तो हमारे स्टेशनरी लिक्विड को एक इनर्ट सॉलिड की सरफेस पर हेल्ड करेंगे और टाइम में भर देंगे एनालिटिकल कॉलम में। तो इनर्ट सॉलिड कौन होगा? ग्रेनुअल पार्टिकल होंगे, दानेदार पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, किसके? एल्यूमिना या सिलिका के। पक्का? अब हमारे सॉल्यूट के मिक्सर को, सारे सॉल्यूट को मिक्सर को हमने काय में डिसॉल्व किया है? मोबाइल फेज में। तो मोबाइल फेज भी कौन है? लिक्विड। स्टेशनरी फेज भी लिक्विड है, ओके, और मोबाइल फेज भी हमारी कौन है? लिक्विड है। भले से ये स्टेशनरी फेज को एल्यूमिना के या सिलिका के उस पे ग्रेनुअल पे हेल्ड किया है, बट है तो वो लिक्विड। और मोबाइल फेज भी कौन है? हमारी लिक्विड है, जिसमें सारे सॉल्यूट को डिसॉल्व किया हुआ है। तो दोनों लिक्विड एक दूसरे में मोबाइल में विजिबल नहीं होना चाहिए, इमविजिबल होना चाहिए। बोथ लिक्विड आर टू बी इमविजिबल टू ईच अदर। ऐसा नहीं कि ना ये अल्कोहल है और ये वाटर है, डाला तो सॉल्यूट गया बाहर में, दोनों डिसॉल्व होके मजे में बैठ जाएंगे, चल ऐसा नहीं होगा। पक्का? ठीक है। फिर उसके बाद दोनों की पोलरिटी में अंतर होना चाहिए। अगर एक हाई पोलर होगा तो दूसरा लो पोलर होगा, अगर ये लो पोलर होगा तो ये हाई पोलर होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये जो स्टेशनरी है उसको हम हाई पोलर वाला बनाएं। जैसे कि वाटर ले, इथेनॉल ले, तो वो एल्यूमिना में अच्छे से क्या हो जाएगा, बिकॉज वो हाई पोलर लिक्विड है, तो एल्यूमिना या सिलिका में अच्छे से उसके साथ फंस जाएगा। ओके, पक्का पता चला? ये आया तुमको? तो इसमें हमारे सॉल्यूट HPLC हाई प्रेशर लिक्विड, यानी इनडायरेक्टली इसका नाम क्या हो गया? लिक्विड ओके, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, यानी सॉल्यूट का पार्टीशन एक मोबाइल लिक्विड और स्टेशनरी लिक्विड के बीच में होगा। ठीक है, in HPLC is a technique is a branch of the chromatography in which solute mixer of solute partition between mobile liquid and stationary. Okay, both liquid are immiscible, पोलरिटी में डिफरेंस होगा, पक्का वो सारा बकवास तुमको रखना ही है। अब मेन पार्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट पार्ट हम लोगों का ये कहना है कि अरे भाई, अगर हमने ये सॉल्यूट के मिक्सर वाला प्लस इसके अंदर सॉल्यूट का सारा मिक्सर जो डिसॉल्व है, उस मोबाइल लिक्विड को हम इसके ऊपर से स्लो फ्लो करेंगे, तो हमारा सॉल्यूट निकल के इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा और वेरियस क्या बना देगा? बैंड बना देगा। एब्जॉर्प्शन अभी पता है ना, बैंड बना जाएगा, उनका सेपरेशन होगा। अब प्रॉब्लम पता है, इश्यू क्या है कि ये जो ऊपर का मोबाइल लिक्विड है जो अपने साथ सॉल्यूट का मिक्सर डिसॉल्व करके ला रहा है, वो बहुत धीरे स्लो बहता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बहेगा। पहले इसके अंदर सॉलिड का मिक्सर है तो वो थोड़ा सा विस्कस हो गया या थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, थिक हो गया है, तो इसका फ्लो रेट बहुत धीरे स्लो होगा, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। हम देखते रहेंगे कब तो ये पूरे में से आएगा नीचे, फिर वापस से उसको हम 2-3 टाइम्स फ्लो करेंगे, जो नीचे आए रिप्रोड्यूसिबल करेंगे, रिप्रोड्यूस यानी फिर से वापस डालेंगे ताकि वो बार बार
जो भी सॉल्यूट है उसमें से निकल के इसमें जमा हो जाए। फिर बाद में प्लेन वाला भी बताया ना, बाद में इन लोगों को वापस सेपरेट करने के लिए इल्यूट बोलते हैं उसको, वो आयन एक्सचेंज मेथड में बता चुकी हूँ। तो फिर प्योरली मोबाइल फेज भेजेंगे ताकि जो सेपरेट हो गए, पहले ये मोबाइल्स के साथ बाहर आएगा, फिर ये आएगा, और अरे हम ये तो नहीं चाहेंगे कि सेपरेट होकर इसके अंदर जमा हो जाए सारे सॉल्यूट अपने अलग अलग बैंड बना के। तो बाद में हम प्योरली मोबाइल फेज भेजेंगे ताकि वो अपने साथ वापस इन लोगों को, पहले इसको लाएगी फिर इसको लाएगी, ऐसे अलग अलग वापस लाएगी और इनका सेपरेशन हो जाएगा। पहले इसको लेके आएगी, हम अलग कर लेंगे, फिर इसको निकाल के लाएगी, ऐसे भेजेंगे। तो कितना टाइम लगेगा? फर्स्ट टाइम में फ्लो होने में टुकड़ो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और टेडियस है। तो इस चीज़ को ऑमिट करने के लिए हम क्या करें, कैसे इसका फ्लो रेट बढ़ाए? तो हम क्या करते हैं, अब ये रूल आया जो बोला ना HP है ना, हाई प्रेशर या हाई परफॉर्मेंस। तो इस लिक्विड का हाई फ्लो परफॉर्मेंस हम कैसे क्रिएट करेंगे? हम इसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे। ये जो मोबाइल लिक्विड है ना, उसके ऊपर हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे और उसकी वजह से इसकी फ्लो रेट बढ़ जाएगी। कम से कम कितना रहेगा, 0.1 से 10 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, इतना फ्लो रेट हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम है हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या हाई प्रेशर लिक्विड मोबाइल में लिक्विड, स्टेशनरी में लिक्विड, इसलिए इसका नाम है हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ओके, समझा ना कि क्यों हाई प्रेशर अप्लाई किया है हमने इसके ऊपर? क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट ये उठता है, पता है कभी कभी हाई प्रेशर की वजह से और ये जो हमारा क्या है फ्लो भी जाता है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो मेरा स्टेशनरी लिक्विड है उसको तो हमने क्या किया, इस ग्रेन्यूल पे फिजिकली सपोर्ट से खाली बॉन्डेड है, मैकेनिकली बॉन्डेड है, कोई केमिकली बॉन्डेड तो नहीं है। तो प्रेशर की वजह से ये जो हमारा स्टेशनरी लिक्विड है जो एल्यूमिना या सिलिका के ऊपर मैकेनिकली बॉन्डेड है, वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे। अब ये होगा नहीं, तो ये जो मोबाइल लिक्विड फ्लो हो के आ रहा है, स्टेशनरी भी सेपरेट हो जाएगा। तो वो सेपरेशन ऐसा नहीं होगा कि वो स्टेशनरी को यहाँ रुके रहना है और मोबाइल में से सारे सॉल्यूट को ले लेके अपने ऊपर एब्जॉर्ब करना है। तो ये सब तो करना दूर, ये इसके प्रेशर की वजह से ये स्टेशनरी लिक्विड भी इसमें से क्या हो जाएगा, मैकेनिकली बिल्कुल छूट जाएगा और वो भी टक पकड़ के फ्लो के निकल जाएगा। उसको तो हमको बॉन्डेड करके रखना है इस इनर्ट सॉलिड की ग्रेन्यूल के ऊपर। तो वो उसका जो मैकेनिकल बॉन्डिंग था वो प्रेशर की वजह से वीक हो जाएगा और वो लिक्विड इसके साथ बॉन्डेड नहीं रह पाएगा और वो भी सेपरेट होके निकल जाएगा। ये तो एक नया इश्यू खड़ा हो गया। अगर प्रेशर नहीं रखते तो फ्लो रेट स्लो, तो देखते रहो, और प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो स्टेशनरी लिक्विड वो बॉन्डेड ही नहीं रह पाता, वो टक करके निकल जाता है। तो अब क्या काम करें? तो हम क्या काम करते हैं, इस जो हमारा स्टेशनरी लिक्विड है उसको इसके साथ केमिकली बॉन्डेड करते हैं। केमिकली बॉन्डेड कैसे करते हैं, जो लिक्विड हमारा है उसके ऊपर हम कोई क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को यूज़ करते हैं। जैसे हमने COOH यूज़ किया, SO3H, OH अल्कोहलिक ग्रुप यूज़ किया, और इसके साथ हम कौन से हाइड्रोकार्बन की चेन जैसे C6H6 बेंजीन एरोमेटिक रिंग यूज़ करते हैं, और उस ये ग्रुप इसके साथ बॉन्डेड हो जाएगा और ये एरोमेटिक जो हमारी चेन है वो एरोमेटिक चेन एल्यूमिना या सिलिका के साथ बॉन्डेड हो जाएगी। पूरा भरना पड़ेगा, जो कि मैकेनिकल सपोर्ट छूट जा रहा है। तो इस लिक्विड में हम क्या करेंगे, सब फंक्शनल ग्रुप को यूज़ करेंगे, ठीक है, केमिकली बॉन्डेड करेंगे। केमिकली बॉन्डेड कैसे करेंगे, लिक्विड के अंदर फंक्शनल ग्रुप किससे अटैच है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चेन से, और ये हाइड्रोकार्बन चेन किसके साथ अटैच है, केमिकली बॉन्डेड है सिलिका या एल्यूमिना से। ओके, तो ये पूरा लिक्विड अब इसके साथ मैकेनिकली नहीं है, केमिकली बॉन्डेड हो गया, तो अब वो छूटेगा नहीं। हो गया, ये सारा पार्ट हमने बोल दिया। अब वो धीरे धीरे फ्लो होगा और नीचे आ जाएगा ये, और बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे और वापस सेपरेट अलग अलग करेंगे। तो अब इसका इंस्ट्रूमेंटेशन बाद में जो डिफरेंट सेपरेट हो गया, उनकी हमको कॉन्सेंट्रेशन भी पता चलेगा कि ये इसका कितना है, इसका कितना, इवन देन सेपरेट भी होगा और इनका कॉन्सेंट्रेशन भी पता चलेगा इस टेक्निक के अंदर। तो पूरी ये टेक्निक हो गई। एक बार पॉज करो और इसका प्रिंसिपल पढ़ो। अब मैं इसका इंस्ट्रूमेंट, ये तो मैंने खाली इतना सा बताया, इतना सा नहीं होता है मुंह से बोल दिया कि सॉल्यूट को इसके अंदर मिला दिया, ऐसे कोई हवा ही नहीं कि स्वाहा स्वाहा मिला दिया हो,
ओके। और मोबाइल पे इसको बोला इसके ऊपर पास करो, तो ऐसे कोई पास नहीं होता। बोल क्या प्रेशर बढ़ा दो, तो क्या बोलने से मैजिक है क्या, प्रेशर बढ़ जा, ऐसा तो नहीं है। थोड़ा इंस्ट्रूमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। और बस निकलेगा तो कैसे मैं इसको ना सेपरेट करूंगी, और बोला इसको ना इवन देन सेपरेट भी करेंगे, और इन सब का डिफरेंट का कॉन्सेंट्रेशन भी हमको पता चलेगा। तो कैसे, ये सारा के सारा क्या होगा, HPLC का इंस्ट्रूमेंट होगा। तो इंस्ट्रूमेंट हम बाद में अभी पढ़ते हैं, पहले इसको पॉज करके शांति से इसका प्रिंसिपल पढ़ो। अगर तुम्हें क्रोमेटोग्राफी पता है ना, वो तो हमने वहाँ बता चुके, तुम आराम से इसका बेसिक समझ लोगे। क्लियर ना। स्टेशनरी भी लिक्विड है, मोबाइल भी लिक्विड है। स्टेशनरी को लिक्विड बनाने के लिए उसको एल्यूमिना या सिलिका पे हेल्ड किया हुआ है। फिर ये इसके अंदर क्या किया, चूँकि फ्लो रेट स्लो है, तो दोनों लिक्विड इमिसिबल और पोलैरिटी में डिफरेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने प्रेशर बढ़ा ताकि फ्लो रेट बढ़े, पर प्रेशर की वजह से ये सपोर्ट हट गया, फिर उसको हमने केमिकली बॉन्डेड किया। कैसे किया, उस सब किया, ठीक है। अब तुमने इसको पॉज करके पढ़ो, तब तक मैं क्या कहती हूँ, रब। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ, HPLC का स्कीमेटिक डायग्राम और फंक्शन डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस पार्ट। ये बहुत आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल मोस्टली 3 मार्क्स का आता है, बट ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ HPLC, ओके। हाई परफॉर्मेंस या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टाइप इंस्ट्रूमेंट एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट। तो करें अभी ना, पेज नंबर 1 पे हम लोगों ने इधर दे रखा है सैंपल इंजेक्टेड सिस्टम, ठीक है। तो ये सैंपल इंजेक्टेड डायग्राम तो देना ही मत, गलती हो गई, इसको इरेज कर देना था। ये डायग्राम की नीड नहीं है, सीधे ये बाद में करेंगे। पहले हम वेरियस सिस्टम पार्ट्स करें, उसके बाद सैंपल को इंजेक्ट करने का बताना। तो पहले पेज नंबर 2 पे आओ, फिर ये वाला पेज नंबर 1 का ये वाला पार्ट करेंगे। डायग्राम की नीड नहीं है, ये पार्ट बाद में आएगा, पहले हम लोग वेरियस पार्ट करते हैं। तो पहले पेज नंबर 2 को खोलो और उसके बाद में तुमको 1 बाय 1 समझाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या काम करना है, देखो खुद से उसका डायग्राम तुम्हारे सामने है, बट 1 बाय 1 समझो। मैंने अभी कैसे ऑलरेडी बता दिया, स्टेशनरी कॉलम है, कॉलम में हम ऊपर से क्या डालते हैं, मोबाइल लिक्विड डालते हैं। तो मोबाइल लिक्विड क्या है, जो अपने अंदर क्या करे, सारे सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दे। तो पहले तो मुझे मोबाइल लिक्विड लेना पड़ेगा, यानी कि कौन लेना पड़ेगा, सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। फिर हमारे सॉल्यूट को उसके अंदर क्या करूँगी, डिसॉल्व। देखो ना, अभी बोलने को ऑरली के तरह, ये हमारा मोबाइल लिक्विड है जिसके अंदर हमने सॉल्यूट के मिक्सर को डिसॉल्व कर दिया है, और इसको हमने पास किया, ये एल्यूमिना से भरा हुआ ये स्टेशनरी लिक्विड है कि कॉलम है, उसमें पास किया। तो ये क्या हो गए, सेपरेट हो गए, है ना, ये सॉल्यूट का मिक्सर। यानी सबसे पहले मुझे इसमें पास करने से पहले क्या लेना पड़ेगा, मोबाइल लिक्विड लेना पड़ेगा, और सॉल्यूट को इसके अंदर डिसॉल्व करना पड़ेगा, फिर पास करेंगे ना हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो लिक्विड किसी सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, तो उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। देखो ये लिक्विड लिया, ये वाटर, और वाटर में मैंने शुगर को डिसॉल्व किया, ये वाटर है, ये शुगर है। तो वाटर को मैं बोलूँगी सॉल्वेंट और शुगर को बोलूँगी सॉल्यूट, और दोनों डिसॉल्व होके क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन। तो सीधी बात है, जो मोबाइल लिक्विड होगा वो कौन होगा, पहले तो मोबाइल लिक्विड लेना पड़ेगा, फिर सॉल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व करूँगी, फिर इस पे पास करूँगी प्रेशर अप्लाई करके। तो पहले मैं क्या लेती हूँ, मोबाइल लिक्विड, यानी क्या लेती हूँ, सॉल्वेंट। तो सबसे पहले तुम्हारे डायग्राम में देखो ऐसे 2 पार्ट दिए होंगे, और इसको हमने नाम दिया सॉल्वेंट रिजर्वॉयर। ये सॉल्वेंट रिजर्वॉयर है। तो पहला पार्ट इंस्ट्रूमेंट के फंक्शन ऑफ ईच पार्ट में पहला पार्ट है सॉल्वेंट रिजर्वॉयर। तो हम क्या बताएंगे, सॉल्वेंट रिजर्वॉयर में क्या कर रहा है, ये हमारे क्या कर रहा है, सॉल्वेंट को क्या कर रहा है, कीप कर रहा है। तो देयर आर 2 सॉल्वेंट है, 2 सॉल्वेंट, यानी आपको डिफरेंट सॉल्वेंट यूज़ करना हो, कि इसको भी ले लो और इसको भी ले लो। कभी कभी क्या होता है, ये सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व होता है, लेकिन ये सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व होता है, ओके। और इवन देन 2 टाइप की टेक्निक होती है इल्यूशन की, अभी हमारे सिलेबस में नहीं, खाली रट डालो। एक टेक्निक होती है आइसोक्रेटिक इल्यूशन टेक्निक, इल्यूट यानी जो हमारी जो बैंड बन रही है, एक मैंने सब उसमें बताया इल्यूशन,
किस में, आयन एक्सचेंज मेथड में, यानी इस वाले सॉल्यूट को फिर इसमें से निकालना, वापस बाहर निकालना, जो सॉल्यूट डिफरेंट डिफरेंट इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो गए हैं, इसमें से निकल के सब सेपरेट होकर इसमें एब्जॉर्ब हो गए, फिर इनको बाहर निकालना कि पहले ये बाहर आएगा तो इसको ले लो, फिर ये आएगा, इसको बोलते हैं इल्यूशन। तो इल्यूशन की दो टेक्निक होती है, एक आइसोक्रेटिक और एक ग्रेडियंट। तो हमको क्या करना है, आइसोक्रेटिक टेक्निक में तो एक ही हमको चाहिए, लेकिन ग्रेडियंट टेक्निक के लिए हमको कितने रिजर्वर सॉल्वेंट चाहिए, 2 सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आइसोक्रेटिक टेक्निक हम लोग यूज करेंगे इल्यूशन की, तो 2 सॉल्वेंट रिजर्वर में यूज करेंगे, एक ही सॉल्वेंट रिजर्वर यूज करेंगे, इसमें एक ही सॉल्वेंट, वन टाइप ऑफ द सॉल्वेंट होगा। लेकिन अगर मैं ग्रेडियंट वाला टेक्निक यूज कर रही हूँ इल्यूशन की, तो मेरे को 2 डिफरेंट सॉल्वेंट यूज चाहिए मुझे, तो इसके लिए मुझे 2 सॉल्वेंट रिजर्वर का यूज होगा। इसमें पहला सॉल्वेंट होगा, इसमें सॉल्वेंट नंबर 2 होगा। ओके, इन दोनों को बाद में हम मिक्स कर देंगे, राइट ना, लेकिन पहले दोनों को अलग अलग करेंगे। क्लियर, पक्का? तुम्हें क्लियर हुआ कि क्यों वो चाहिए। और इवन देन इन लोगों का समटाइम हमको क्या करना पड़ता है, एक ही सॉल्वेंट वापरना है, लेकिन उसकी कंपोजिशन चेंज करना है, तो उसमें ये पार्ट ज़्यादा है, वही वाला सॉल्वेंट है बट उसमें ये वाला पार्ट थोड़ा डिफरेंट है। ओके, ऐसा करना है, तो भी हमको 2 सॉल्वेंट रिजर्वर चाहिए, पक्का। इनमें सॉल्वेंट भरा है, क्यों अब डिफरेंट डिफरेंट चाहिए, सारा डिस्क्रिप्शन हो गया। तो एक मिनट पॉज करो, पहले सॉल्वेंट रिजर्वर को पढ़ा। तो पहला पार्ट हो गया मेरा, तो फर्स्ट पार्ट मैंने क्या समझाया, सॉल्वेंट रिजर्वर। अब सेकंड पार्ट में बोलती हूँ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन यानी दोनों सॉल्वेंट में अगर इम्प्योरिटीज है और गैस सॉल्वेंट है, गैस में तो फिल्ट्रेशन से नहीं होगा, जनरली हम क्या करते हैं, स्मूथ सा एकदम माइक्रो फिल्टर यूज करते हैं। तो अगर इन दोनों सॉल्वेंट में भरने से पहले, प्री भरने से पहले ही इस दोनों का क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन। भरने से पहले ही फर्स्ट पार्ट क्या हो जाता है, फिल्ट्रेशन, यानी सॉल्वेंट को पहले क्या किया जाएगा, फिल्टर, माइक्रो फिल्टर के थ्रू फिल्टर किया जाएगा, ताकि जितनी भी इम्प्योरिटीज हो वो रिमूव हो जाए, ताकि बाद में वो हमारे इस एनालिटिकल कॉलम में कोई हम लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं दे। अगर इम्प्योरिटीज वाला सॉल्वेंट यूज करेंगे तो पता चला इम्प्योरिटीज इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो गई है, तो मेरे सॉल्यूट को तो जगह नहीं मिलेगी और इम्प्योरिटीज आके पूरी इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो हमको सॉल्वेंट कैसा चाहिए, जिसमें ज़रा भी इम्प्योरिटीज नहीं हो। तो सॉल्वेंट को इस रिजर्वायर में भरने से पहले ही हम क्या करते हैं, माइक्रो फिल्टर के थ्रू फिल्ट्रेट करते हैं। तो सेकेंड पार्ट हमने देखो, सेकेंड वाला हमने क्या दे रहा है, फिल्ट्रेशन। एक्चुअली फिल्ट्रेशन पहला पार्ट है, बट तुमको क्लियर नहीं होगा इसलिए सेकेंड में दिया कि भाई रिजर्वायर में भरने से पहले सॉल्वेंट को हम क्या करते हैं, उसकी सारी इम्प्योरिटी और कॉन्टामिनेट रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, माइक्रो फिल्टर के थ्रू फिल्ट्रेट करते हैं। यानी फिल्ट्रेशन तो पहले ही हो चुका है, फिर इसके अंदर भरा है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखो, उसके बाद फर्दर हम लोगों ने ऐसा किया है और सीधे तुम्हारा मिक्सिंग सिस्टम ही ले लिया इस वाले के अंदर। एक्चुअली हम लोगों ने नेक्स्ट पार्ट में हमने किया है, ये तुम्हारा इसमें देना तो दो, दिस इज कॉल्ड थर्ड पार्ट है हमारा डीगेसिंग। ओके, डीगेसिंग। और यहाँ पे देखना, इधर साइड मैंने तुम्हारे डायग्राम में देखो एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है, तुम्हारे डायग्राम में देखो, और वैक्यूम पंप को हमने क्या काम किया है, इस वाले सॉल्वेंट से भी जोड़ा हुआ है और इस वाले सॉल्वेंट से भी, दोनों सॉल्वेंट से कहाँ जोड़ा है तुम्हारे इसमें, तो बाद में फर्दर जोड़ा हुआ है। हाँ, ये डीगेसिंग है ना, डीगेसर में देखो, ये डीगेसर जो हमारा है, ये वाला, ये जो मेरा डीगेसिंग फर्स्ट है और डीगेसिंग, इसको मैंने दोनों से जोड़ा हुआ है। अब ये वैक्यूम पंप है, ओके, वैक्यूम पंप तुम्हारे इसमें जस्ट इसके नीचे हमने कौन सा सिस्टम दिया, डीगेसिंग। तो ये सॉल्वेंट रिजर्वायर है, ये पहले वाला इसमें आया, इसको बोलते हैं डीगेसर, और इस सॉल्वेंट रिजर्वायर के लिए इसका सॉल्वेंट इसमें आएगा, ये इसका डीगेसर है। और ये जो वैक्यूम पंप है हमने इससे भी जोड़ा हुआ और चाहिए तो इससे भी जोड़ेंगे, हो गया हमारा। अब डीगेसिंग का मतलब समझो, पहले पता है कि इसके अंदर कॉन्टामिनेट होगा तो वो प्रॉब्लम देगा। अगर इसके अंदर सॉल्वेंट जो आया है, अभी मैंने क्या किया, फिल्ट्रेशन किया, फिल्टर किया तो सारे कॉन्टामिनेट या इम्प्योरिटीज तो जो है डिजॉल्व इम्प्योरिटीज दूर हो गई। बट व्हाट अबाउट डिजॉल्व गैसेस, कभी कभी लिक्विड में ऑक्सीजन, और लिख लेना, ओके, उसमें राइटिंग में दिया हुआ है कि सॉल्वेंट कंटेन द डिजॉल्व गैसेस, तो लाइक करके लिख दो। मोस्टली कौन सी मोस्टली केसेस हमको प्रॉब्लम क्रिएट करती, कौन सी केसेस ज़्यादा डिजॉल्व होती है, लिख लेना, लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन।
दोनों के नाम पे दे दो। कौन से डिजोल्व गैसेस ज़्यादा है सॉल्वेंट के अंदर? ऑक्सीजन। देखो तुम्हारी डीगैसिंग वाले के अंदर फर्स्ट लाइन में दे रहा है कि सॉल्वेंट कंटेनिंग द डिजोल्व गैसेस, तो डिजोल्व गैसेस करके लाइक लिख दो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो वो हमको क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर मैंने इस सॉल्वेंट में से ये जो अगला जो डीगैसिंग सिस्टम से लगाया है, डीगैसिंग सिस्टम नहीं लगाओ, सीधे हम लोग काय के अंदर भेज दो, इस वाले के अंदर कॉलम के अंदर भेज दो स्टेशनरी फेज के बाद। तो पता है वो लोग क्या काम करेंगे, जो गैसेस है ना वो बबल्स क्रिएट करेगी। तो बबल्स समझे ना, वो लिक्विड के अंदर तो गैसेस बबल ही क्रिएट करेगी। तो ये जो बैंड होती है ना, एब्जॉर्प्शन बैंड हमारे सॉल्यूट की, वो एकदम पतली पतली एकदम थीन होना चाहिए। तो ये बैंड इतनी ब्रॉड हो जाएगी बबल की वजह से। और वो इवन देन जो डिटेक्टर आगे आएगा, बताऊंगी डिटेक्टर मालूम है तुम्हें, छोटी वहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा था एनालिटिकल केम में, फोटो सिग्नल कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है ना, वन पार्ट ऑफ द सिग्नल को अनदर पार्ट में कन्वर्ट करता है। तो डिटेक्टर में भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो गैसेस चलती रहती है। तो अगर डिजोल्व गैसेस होगी लाइक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वो क्या काम करेगी, वो हमारा बबल क्रिएट करेगी। बबल को, उस बबल की वजह से जो हमारा कॉलम है, कॉलम में जो हमारी एब्जॉर्प्शन बैंड है वो क्या हो जाएगी, ब्रॉड। इवन द डिटेक्टर में भी प्रॉब्लम होगा। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, जो सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व, फिल्ट्रेशन से तो इम्प्योरिटीज दूर हो गई, बस डिजोल्व गैसेस को यूज करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, डीगैसिंग सिस्टम करना पड़ेगा। तो डीगैसिंग करने की 3 मेथड है। तो पता चला कि क्यों हम डीगैसिंग कर रहे हैं, क्यों इन गैसेस को ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को रिमूव कर रहे हैं जो सॉल्वेंट में डिजोल्व है। देखो अभी तक सॉल्यूट नहीं मिलाया है, सॉल्यूट मिलाने से पहले अभी सॉल्वेंट की ही तैयारी हो रही है, ठीक है। सॉल्वेंट को रेडी किया जा रहा है, मोबाइल फेस को रेडी किया जा रहा है। जब मोबाइल फेस अच्छे से रेडी हो जाएगी फिर इसके अंदर सॉल्वेंट को मिक्स किया जाएगा। तो अब हमारा है, अब डीगैसिंग करने के लिए 3 मेथड है। पहली मेथड जो बताया ना वैक्यूम पंप, देखो वैक्यूम पंप जो है, तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट मेथड बोलेंगे हम पंपिंग। पंपिंग यानी हम इसके ऊपर वैक्यूम करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। वैक्यूम मालूम है ना, वैक्यूम जो रहता है, वैक्यूम पंप क्या काम करता है, अंदर की सारी गैसेस को रिमूव कर देता है। तो फर्स्ट मेथड है पंपिंग। पंपिंग यानी हमने क्या किया, इवैक्यूएशन, इन दोनों के ऊपर, सॉल्वेंट के ऊपर हमने हाई प्रेशर और वैक्यूम अप्लाई किया इस वैक्यूम पंप के थ्रू, तो सारी गैस के होंगे रिमूव। अब कभी कभी ये मेथड नहीं करते हैं। सेकंड, ये तो वैक्यूम पंपिंग है। सेकंड मेथड में हम करते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन यानी दोनों जो हमारा सॉल्वेंट है, ओके सॉल्वेंट है, उसको हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे और स्टाइरर करते जाएंगे, हिलाते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे। डिस्टिलेशन तुमने मेथड पढ़ी भी होगी। डिस्टिलेशन में हीटिंग एंड स्टायरिंग करेंगे। तो उसमें जो भी हीट करने से क्या होगा, सारी गैस जल्दी क्या होगी, इवोपरेट होगी और स्टायरिंग करके बाहर निकल जाएगी, रिमूव हो जाएगी, स्केप हो जाएगी, ओके। और थर्ड मेथड में हम लोग, एक फर्स्ट मेथड ये, सेकंड डिस्टिलेशन एंड थर्ड मेथड में हम लोग, थर्ड मेथड में क्या काम करेंगे, थर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड मेथड का नाम क्या है, थर्ड मेथड है डीगैसिंग का, हाँ थर्ड मेथड है स्पैरेगिंग और मेरी स्पैरेजिंग मेथड। उस मेथड में हम क्या करेंगे, जो हमारा सॉल्वेंट है ना, उसके अंदर हम ये इनर्ट गैस, सॉल्वेंट में हमारी एयर के है ना डिजोल्व है, तो हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। क्या मिक्स करेंगे, इसका इनर्ट गैसेस के टाइनी बबल मिक्स करेंगे, टाइनी एकदम फाइन बबल, फाइन बिल्कुल छोटे छोटे इनर्ट गैस यानी आर्गन, नियॉन वगैरह को उसके अंदर करेंगे और हिलाएंगे। तो जैसे ही वो इनर्ट गैस के बबल उसके अंदर आएंगे, एंटर होंगे, तो वो मूव होंगे और क्या काम करेंगे, बदले हुए जो डिजोल्व गैसेस है वो सब क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, वो अवे हो जाएगी और सिर्फ इनर्ट इसके अंदर बचेगी। स्पैरेगिंग मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इस वाली मेथड में हम लोग इनर्ट गैस के बबल को एंटर करेंगे इसके अंदर, हमारे जो सॉल्वेंट है जिसके अंदर गैसेस डिजोल्व है, और उसको मूव करेंगे। तो वो भी क्या काम करेंगे, अपने बबल्स क्रिएट करेंगे, टाइनी बबल से वो मूव होंगे, तो जितनी भी गैसेस होगी वो रिमूव हो जाएगी। पक्का 3 मेथड से किया, एक वैक्यूम पंप अप्लाई किया प्रेशर अप्लाई करके, दूसरा डिस्टिलेशन गर्म हीटिंग एंड स्टायरिंग किया डिस्टिलेशन मेथड, और थर्ड मेथड स्पैरेगिंग मेथड।
एस्पेरेगिंग मेथड में इनर्ट गैस की बबल्स को टाइनी बिल्कुल फाइन बबल्स को अंदर दिया, छोटे छोटे बबल्स गए उसके, और इन लोगों को गैस को उन्होंने रिमूव कर दिया। हो गया, नेक्स्ट मेथड हो गई हमारी डीगैसिंग। अब नेक्स्ट पार्ट है, हम इन दोनों को क्या काम कर देंगे, ये दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। अब ये नहीं है, मिक्सिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। अब हमारा हो गया, दोनों वाले को हमने मिक्स कर दिया। दोनों सॉल्वेंट को पहले हमने क्या किया, दो डिफरेंट सॉल्वेंट थे या दोनों एक ही सॉल्वेंट है बट कंपोजिशन डिफरेंट थी, उनको पहले हमने फिल्टर किया, फिर डीगैसिंग किया वेरियस मेथड से, और अब सॉल्वेंट अच्छा सा हो गया है। अब उसको हम लोगों ने वो किया, तैयार कर दिया, मिक्स कर दिया प्रॉपरली। अब नेक्स्ट पार्ट है, अब मुझे क्या करना है, इसको कॉलम में एंटर करना है सॉल्यूट मिला के। बट अब सॉल्यूट मिलाने से पहले, कॉलम में भेजने से पहले हम क्या काम करेंगे, देखो तुम्हारा यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, तुम्हारे को थोड़ा शो बचिए, एक हाई प्रेशर पंप अप्लाई किया है, यानी अब मैंने इसकी हाई प्रेशर पंप लगा दिया, यानी अब इसकी स्पीड, इस हाई प्रेशर पंप जो लिक्विड चल रहा है वो हाई प्रेशर पंप में से निकलेगा, तो इसके ऊपर लिक्विड के ऊपर क्या हुआ, हाई प्रेशर अप्लाई हो गया। तुम्हारे इसमें राइटिंग में सीधे से हाई प्रेशर नहीं दे रखा है, तो पीछे दे रखा है, तो क्योंकि अब हमने हाई प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई किया है, तो नेक्स्ट पार्ट हम सीधे से क्या ले लेते हैं, हाई प्रेशर पंप। देखो इसका रोल बहुत आता है, तुमको मैंने अभी जस्ट प्रिंसिपल में भी बताया था, इवन देन नहीं लिखा हुआ है तो तुम लिख लो। हाई प्रेशर, इस वाले जो हमारे सॉल्वेंट है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट मिक्स करने से बिफोर ही, और कॉलम में, स्टेशनरी कॉलम में जो भेज रहे हैं, एनालिटिकल कॉलम में जहाँ पे स्टडी हो रहा है, उसमें भेजने से प्रीवियस ही हमने उसके ऊपर क्या कर दिया है, हाई प्रेशर अप्लाई कर दिया है। और उसकी हाई प्रेशर अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, ये पार्ट आगे फर्स्ट पेज से कर लो, क्योंकि रोल बहुत पूछते हैं इसका कि क्यों हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द हाई प्रेशर पंप। तो हाई प्रेशर पंप का काम क्या है, जो सॉल्वेंट मोबाइल लिक्विड है उसके ऊपर क्या करना है, हाई प्रेशर क्रिएट करना है, जिसकी वजह से वो इजीली क्या हो, फ्लो होकर एनालिटिक कॉलम में से स्टेशनरी फेस में से अच्छे से फ्लो हो। अब ये वाला पार्ट फर्स्ट पेज से लिख लेना। क्या होता है, चूंकि हम लोगों ने क्या किया, बिकॉज ऑफ ये जो हमारा लिक्विड है, मोबाइल लिक्विड है, स्टेशनरी फेस पे ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फ्लो होता है, तो ये उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तो ये मेथड टाइम कंज्यूमिंग और टेडियस हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बहुत थकाऊ हो जाती है, बहुत टाइम ले लेती है। तो इस चीज़ को ऑमिट करने के लिए हम इसको फ्लो रेट को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, पंप की हेल्प से हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं और मोबाइल लिक्विड की फ्लो रेट इंक्रीज करते हैं। वो बिना पेज नंबर फर्स्ट पे प्रिंसिपल में दिया है, वो पार्ट इसके रोल में लिख लेना। यहाँ पे रोल पे तो हमने शॉर्टकट में लिख दिया कि पंप में ना हाई प्रेशर अप्लाई करता है और उसकी वजह से जो मिक्स लिक्विड है वो ना क्या स्टेशनरी फेस में के ऊपर से इजीली फ्लो होता है। यानी ये मैन कोर है। मैन कोर कौन है, ये हमारा पंप है। अगर पंप नहीं होगा तो जैसे अर्थ होता है, अर्थ का कोर होता है ना, मैन सेंटर है, ये मैन सेंटर है। अगर ये नहीं होगा तो हमारी मेथड पूरी भट्टू सी हो जाएगी और बिल्कुल क्या बोलना चाहिए, यूजलेस हो जाएगी। ये मैन कोर है। बट तुम सिर्फ इतना सा लिखोगे कि इसका काम है प्रेशर अप्लाई करना और उसका मोबाइल फेस को स्टेशनरी फेस पे फ्लो करवाना बिकॉज ऑफ प्रेशर की वजह से, तो नहीं चलेगा। तो क्यों तुमने प्रेशर अप्लाई किया, क्यों वो फ्लो हो पा रहा है, तो फिर वो पूरा पेज फर्स्ट से पार्ट लिखना। अगर if you are not applying high pressure with using pump high pressure applying on the mobile liquid, then क्या होगा, liquid flow because of only and only gravitational force, and so flow rate is very slow, method become tedious and time consuming. To omit it, we apply the high pressure using the pump. Because of the high pressure, the flow rate of the mobile liquid become increase. वो पूरा फर्स्ट पेज से कॉपी करके, ठीक है। और उसके बाद ये लिखना मैन कोर है ना, पक्का पक्का। अब इसके फंक्शन लिखो, इसका रोल लिखो कि क्या क्या काम करता है, क्या क्या इसके काम है। तो एक तो फर्स्ट पार्ट वो क्या करता है, प्रेशर कितना अप्लाई करता है, मोस्टली इसका प्रेशर कम से कम कितना होना चाहिए,
6000 इवन देन 7000 से 15000 तक भी अप्लाई होते हैं पास्कल प्रेशर, पर मिनिमम कम से कम कितना होना चाहिए, 6000 तो होना ही प्रेशर पंप को अप्लाई करना चाहिए। अगर उससे कम पे तो वो अच्छा पंप नहीं है। रिक्वायरमेंट के अच्छे पंप की रिक्वायरमेंट क्या होगा, तो मिनिमम कितना प्रेशर अप्लाई होना चाहिए, 6000 पास्कल। मिनिमम 7000 से 15000 तक पास्कल करता है, पर मिनिमम 6000 होना ही चाहिए। फिर दूसरी फ्लो रेट इसकी इंक्रीज होना चाहिए, तो कितनी फ्लो रेट रहना चाहिए, 0.1 से लेकर 10 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट में होना चाहिए लिक्विड की फ्लो रेट। ऊपर दूसरी दे रखी है तुम्हारी, तुम यही वाला पार्ट लिखना है उसके अंदर। थर्ड फिर पल्स फ्री होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रुक रुक के ठुक ठुक ठुक, पल्स फ्री ना वो आउटपुट होना चाहिए। एंड नेक्स्ट पार्ट, हाँ रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी होना चाहिए। रिप्रोड्यूस मतलब वापस लेके वापस डालो, वापस लेके वापस डालो प्रेशर की वजह से। तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 0.5% या उससे ग्रेटर होनी चाहिए। और फिर फिफ्थ पार्ट, अगर लिक्विड में कोई भी लिक्विड पंप में से निकल रहा है ताकि प्रेशर अप्लाई हो, तो लिक्विड में कभी कभी क्या होता है, कॉरोसिव मटेरियल रहते हैं, कोई डिफरेंट टाइप के मटेरियल अपने अंदर रहते हैं लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर। तो इस पंप को कॉरोसिव जंग वंग नहीं लग जाना चाहिए, लेकिन उस लिक्विड की तरफ वजह से ये वैसे खराब नहीं होना चाहिए। ये सब इसके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है। रोल तुमने बोल दिया कि क्यों अप्लाई कर रहे हैं, फ्लो रेट बढ़ाना है। फ्लो रेट क्यों बढ़ाना कंपलसरी है, प्रेशर अप्लाई करके लिक्विड को तुमको समझा। ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, कम से कम इतना प्रेशर अप्लाई करना चाहिए, पल्स फ्री आउटपुट होना चाहिए, फ्लो रेट इतनी कम से कम रखना चाहिए, फिर रिप्रोड्यूसिबिलिटी इतनी होनी चाहिए, और फिर इसको कॉरोजन नहीं होना चाहिए। ये बहुत बार 2 या 3 मार्क्स का अलग से पूछते। चलो जी, अब हमने 5 एक मिनट यहाँ लिखते जाओ, हमने क्या क्या कर लिया है। अभी तुम्हारे पास है ना हमारा, देखो ना, सबसे पहले सॉल्वेंट रिजर्वायर, फिर फिल्ट्रेशन, फिर डीगैसिंग सिस्टम, फिर मिक्सिंग सिस्टम, फिर हाई प्रेशर पंप। अब मेरा हाई प्रेशर पंप से जाएगा। इवन देन हम यहाँ पे पंप में ना ये प्रेशर गेज भी लगा देंगे। प्रेशर गेज क्यों लगाए बोलने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। हमको प्रेशर दिखना पड़ेगा ना कि कितना प्रेशर अप्लाई हुआ, चेक करना पड़ेगा ना, नहीं हो तो हम और अप्लाई करें प्रेशर। अरे ये तो प्रेशर कम है, 5000 ही के पास्कल अप्लाई किया, तो प्रेशर गेज उसकी रीडिंग बताएगा कि कितना प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, प्रेशर गेज से अब हम अभी भी हम सॉल्यूट मिक्स नहीं करेंगे, अब हम एंटर करेंगे इसको। दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल कॉलम में। देखो अभी तुम्हारे इसमें दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल कॉलम नहीं, पहले हम एंटर करेंगे प्री कॉलम में। ओके, प्री कॉलम यानी जो मेन स्टेशनरी फेज जिसके अंदर है उसको हम बोलेंगे एनालिटिकल कॉलम, उसी में भी सेपरेशन होगा। पर अभी तक तो हमने सॉल्वेंट मिलाया ही नहीं है, तो फिर अभी हम कैसे कॉलम में भेज रहे हैं, इसको बोलते हैं प्री कॉलम। प्री कॉलम है ना रिहर्सल, जैसे स्टेज पे प्ले होने पर, ठीक है। तो रियल प्ले होने से पहले सो मेनी टाइम्स उसका रिहर्सल होता है। रिहर्सल क्यों किया जाता है कि जब रियल चीज़ हो तब कोई गड़बड़ ना हो। तुम्हारी प्रीलिम्स एग्जाम होती है, ओके ना, मैं टेस्ट लेती हूँ। टेस्ट क्यों लेती हूँ, टेस्ट में लाइक कि प्रीलिम एग्जाम है। प्रीलिम एग्जाम इसलिए लिए जाएंगे ताकि जब रियल एग्जामिनेशन हो तो तुम्हारे जो भी फॉल्ट हो जाए वो पहले मुझे पता चल जाए और हम उस फॉल्ट को क्या कर लें, करेक्ट कर लें। तो प्री कॉलम भी पता है, रियल अभी तक तो मैंने सॉलिड में लाया ही नहीं है, वो तो रियल एनालिटिकल कॉलम में डालेंगे तब मिलाया जाएगा। अभी तो खाली हमने मोबाइल लिक्विड ही चल रहा है हमारा, तो ये प्री कॉलम बिल्कुल एनालिटिकल कॉलम जितना ही है, उससे थोड़ा सा छोटा होगा। उसमें वही मटेरियल भरेंगे, वही स्टेशनरी लिक्विड रहेगा, वही पैकिंग रहेगी जो कि काय के अंदर है एनालिटिकल कॉलम में, खाली ज़्यादातर इसके पार्टिकल के साइज थोड़े बिगर कर देंगे, ओके। और वही वाला है ना स्टेशनरी लिक्विड भरा जाएगा और इस मोबाइल लिक्विड को इसमें से भेजा जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक टाइप से इसका इको नेम दे रखा है, इसका नाम हमने दिया, इसको बोलते हैं गार्ड कॉलम। गार्ड यानी इसकी गार्ड कर रहा है, गार्ड समझते हैं ना, वॉचमैन गार्ड। फिर गार्ड कॉलम है, सेफ्टी का कॉलम है। क्यों कर रहे हैं, एक्चुअल में क्या होता है, अगर हमने प्री कॉलम में मिलाया और डायरेक्ट एनालिटिकल कॉलम में डाला तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारा है ना, ये वाला लिक्विड जो है मोबाइल लिक्विड, वो क्या काम करता है, स्टेशनरी लिक्विड को अपने अंदर फिल करता है, उससे अपने आप को रिच करता है। रिच करता है कैसे बताऊँ, जैसे कोई चीज़ को अपन वो उसके अंदर जा रहा है तो वो सफिशिएंट क्वांटिटी में पहले आप उसको अपने अंदर लेगा, राइट।
तो अगर जितना ये वाला लिक्विड भले इसको इसमें विजिबल नहीं हो रहा है, बट सफिशिएंट क्वांटिटी में मोबाइल लिक्विड क्या काम करेगा, स्टेशनरी लिक्विड को अपने अंदर क्या कर लेगा, अपने अंदर इंटेक करेगा। तो अगर हमने डायरेक्टली इसको भेजा मोबाइल लिक्विड को, प्री कॉलम में नहीं भेजा, तो ये जो हमारा रियल जो कॉलम है उसमें तो स्टेशनरी लिक्विड कुछ हद तक तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, राइट ना। तो हम क्या काम करते हैं, पहले प्री कॉलम में, जैसे ना छोटे बच्चे अपन किसी के घर में जा रहे हैं, हाँ, तो हमको लग रहा है कि हमारे घर का छोटा बच्चा उसके घर जाके टूट पड़ेगा केक के ऊपर बर्थडे पार्टी में, बोलेगा केक कब काटेंगे, केक कब काटेंगे। अरे कोई छोटे बच्चे ऐसे ही रहते हैं, पार्टी बर्थडे पार्टी में रहते, केक कब कटेगा, केक कब कटेगा, अरे भाई कटेगा ना, तो अपने को इंसल्ट फील होगा। तो हम लोग क्या काम करेंगे, पहले से उसको घर से ढेर सारा केक खिला के, ढेर सारा आइसक्रीम खिला के ले जाओ, तो जब वो पार्टी में जाएगा तो उसका पेट यहाँ तक केक से भरा हुआ होगा, तो केक की साइड देखिएगा, मुझे क्या करना, मैं तो खेल रहा हूँ, केक जब कटेगा कब कटेगा, तो समझा। तो वहाँ पे हमारी इंसल्ट नहीं होगी। तो प्री कॉलम में वही स्टेशनरी लिक्विड है, वही हमारे पार्टिकल है। तो मोबाइल लिक्विड अगर डायरेक्टली एनालिटिकल कॉलम में जाता था तो वो पहले क्या करता था, स्टेशनरी लिक्विड को अपने अंदर ले लेता था। तो अभी वो क्या काम करेगा, पहले ही प्री कॉलम में से, प्री कॉलम में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो पहले ही हमने उसको घुसा दिया, तो पहले ही हमने इस मोबाइल लिक्विड के अंदर जैसे ही वो प्री कॉलम में घुसा तो पूरे सब स्टेशनरी लिक्विड को जितना भी कॉलम है उससे अच्छे से वो सैचुरेटेड हो गया। अब पूरी तरह से सैचुरेटेड हो गया। अब मैं एनालिटिकल कॉलम में भेजूंगी तो अभी तो मेरा मोबाइल फेज में अच्छा खासा उसने स्टेशनरी फेज को अपने अंदर ले लिया है, तो अब और स्टेशनरी फेज को लेगा क्या, तो एनालिटिकल कॉलम में जरा भी स्टेशनरी फेज का लॉस नहीं होगा। तो फर्स्ट हमने क्यों किया, प्री कॉलम में डालने की वजह से क्या हुआ, मोबाइल फेज क्या हो गया, स्टेशनरी फेज से लिक्विड से अच्छी से सफिशिएंट सैचुरेटेड हो गया, तो एनालिटिकल कॉलम में स्टेशनरी फेज का लॉस नहीं होगा। और सेकेंड पार्ट क्या है कि अगर भूले भटके कितना भी हमने किया हो, थोड़ा सा गैस या थोड़ा सा कॉन्टामिनेट अगर रिमेनिंग रह गया है तो वो क्या होगा, स्टेशनरी फेज में क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, ताकि मेन कॉलम तक जाके वो बचे नहीं। और ऐसा नहीं कि वो वहाँ पर ही वन सेकंड कुछ है यहाँ पर तो नेक्स्ट पार्ट ये हमारा जो है स्टेशनरी फेज क्या काम, अगर डायरेक्ट में जा तो वो हमारा कॉन्टामिनेट क्या होगा, स्टेशनरी फेज पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो स्टेशनरी फेज में फिर हमारे कंपोनेंट कहाँ डिजॉल्व होंगे, तो ये वाला जो है हमारा, ये वाले में ही जो भी कॉन्टामिनेट रिमेनिंग हो इसी स्टेशनरी फेज में यहाँ पर ही एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि बाद में बिल्कुल भी ना बचे। ये दो रीजन है। तो सेकेंड पार्ट को जरा एक लाइन में टिक करके लिख दो। सेकेंड जो हमने दिया है, क्या दे रखा है कि प्री कॉलम विल सस्पेंडेड मैटर इम्प्योरिटीज फ्रॉम द मोबाइल फेज, और ये क्या काम करेगा, थर्ड पार्ट दिया कि ये जो है इस कंपोनेंट को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। थर्ड लाइन में और टिक करो, so ability of analytical column does not affect, थर्ड लाइन में कि वो सारे सस्पेंडेड पार्टिकल को पहले ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे और रिमूव कर, पहले इसमें एब्जॉर्ब हो गए इसमें वो रिमूव हो जाएंगे, इसमें आ नहीं पाएंगे। तो थर्ड पॉइंट में कंटिन्यूशन में करो, सो द एबिलिटी ऑफ एनालिटिकल कॉलम डज नॉट अफेक्ट। लिख लिया थर्ड पार्ट में प्री कॉलम के जो तीन पार्ट दिए, सैचुरेटेड और सस्पेंडेड पार्टिकल इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इस वजह से वो रिमूव हो जाते हैं, तो फिर एनालिटिकल कॉलम में नहीं जाएंगे, इसलिए। एंड सो द थर्ड पॉइंट पे कंटिन्यूटी में लिखो, सो द एबिलिटी ऑफ एनालिटिकल कॉलम डज नॉट अफेक्ट। हो गया हमारा, ये तीन पार्ट हो गए प्री कॉलम के। ये एक टाइप से झूठ मूठ का गार्ड सेफ्टी लगाया। अब हमने ये किया, अब एनालिटिकल कॉलम में से निकलना फालतू वेस्टेज हम लोग उसमें डिटेक्टर में भी भेज सकते हैं, वो तुम्हारा अंदर का वेस्ट ये जो हमारा डिटेक्टर जा रहा है, बट रियल में यहाँ से निकलने के बाद फिर अब वो कहाँ जाएगा, एनालिटिकल कॉलम में। बट लुक, एनालिटिकल कॉलम में एंटर होने से पहले हम यहाँ पर मिलाएंगे सैंपल। तो ये है सैंपल इंजेक्ट। अब देखो यहाँ तक हमने सैंपल नहीं मिलाया, यहाँ पे प्रेशर बढ़ाया, प्री कॉलम में भेज के उसको सैचुरेटेड कर दिया, वो कर दिया, तो खाली वेस्टेज जो भी गिर गया वो आ जाएगा। अब हम इसको एनालिटिकल कॉलम में डाल रहे हैं इस लिक्विड को, पर वो लिक्विड ये जो मैन एनालिटिकल कॉलम है यहाँ पे डिफरेंट बैंड बनेगी। तो पहले तो सॉल्यूट तो मिला, तो अब ये होगा हमारा सैंपल इंजेक्टेड सिस्टम।
तो अब प्री कॉलम्स में जाके वो अच्छे से सैचुरेटेड हो गया, प्रेशर भी है। वापस हम यहाँ पे प्रेशर गेज लगाएंगे ताकि हमको चेक हो, कैसा नहीं कितनी देर में प्रेशर कम हो गया हमारा। बार बार प्रेशर गेज तो हमको अप्लाई करना ही पड़ेगा चेक करने के लिए। तो प्री कॉलम में से निकल के अगला बार कहाँ जा रहा है, एनालिटिकल कॉलम में। लेकिन अब मुझे क्या करना है, अभी तक ये प्योरली से सॉल्वेंट है, अब मुझे किसको मिलाना पड़ेगा, सैंपल को। तो नेक्स्ट पार्ट है सैंपल इंजेक्टेड सिस्टम। तो सैंपल इंजेक्टेड कहाँ सिस्टम किस कहाँ के बीच में है, प्री कॉलम और एनालिटिकल कॉलम के मिड में है। और प्री कॉलम से जो निकला हुआ प्योर हमारा मोबाइल सॉल्वेंट है उसमें सैंपल इंजेक्टेड सिस्टम के थ्रू हम क्या करते हैं, सैंपल को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। अब तुम्हें ना यहाँ से कुछ मत लिखो, ऑलरेडी पेज नंबर 1 पे जो मैंने अभी छिटवा दिया था पूरा सैंपल इंजेक्टेड सिस्टम इतना बड़ा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो यहाँ का ये पूरा कट कर दो, जो पेज नंबर 2 पे जो सैंपल इंजेक्टेड सिस्टम दिया है सिर्फ इतना ही लिखो। यहाँ से क्या लिखा हमने, ये सैंपल इंजेक्ट कहाँ से किया है, इंजेक्टेड सिस्टम इज बिटवीन प्री कॉलम और एनालिटिकल कॉलम है। इसके मिड में हमने क्या किया, सैंपल इंजेक्टेड सिस्टम रखा है और यहाँ पर एनालिटिकल कॉलम में एंटर होने से पहले हमारा सैंपल इंजेक्ट किया जाता है। सिर्फ यही वाली लाइन लिखो, बाकी कुछ मत लिखो। देखो मैं बताती हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है, बाकी सब पेज नंबर 1 पे डालना है हमको। देखो हमारा दिखा है सैंपल इंजेक्टेड सिस्टम से फर्स्ट लाइन है, सैंपल इज इंजेक्टेड इनटू द सॉल्वेंट स्ट्रीम बिटवीन द प्री कॉलम एंड एनालिटिकल कॉलम। बस ये वाली लाइन है। उसके बाद का सब पार्ट जो है सैंपल इंजेक्टेड सिस्टम का वो यहाँ से मत करो, पेज नंबर 1 पे चलो। तो चले अभी हम पेज नंबर 1 खोला तुमने पेज नंबर 1, ये सारा पार्ट सिर्फ इतना सा ही पार्ट लिखेंगे सैंपल इंजेक्टेड सिस्टम का। क्या, सैंपल इंजेक्टेड इनटू द सॉल्वेंट स्ट्रीम बिटवीन प्री कॉलम एंड एनालिटिकल कॉलम, इन दोनों के बीच में जो सॉल्वेंट आ रहा है उसके अंदर इंजेक्ट किया ये पार्ट लिखा। उसके बाद आप पेज नंबर 1 पे चलो। देखो डायग्राम की नीड नहीं है, डायग्राम की नीड नहीं है, नो नीड, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो बहुत हमारा टाइम खराब हो जाएगा, जिस डायग्राम को कट कर दो। सिर्फ आप नेक्स्ट पार्ट हम क्या बताएंगे, सैंपल हमारा कितना होगा। देखो सैंपल हमारा कम से कम फ्यू मिलीलीटर से लेकर हम 500 मिलीलीटर तक डाल सकते। एक मिनट, सॉल्वेंट रिजर्वॉयर की कैपेसिटी तो पता ही नहीं, इसकी कैपेसिटी है 200 ml से लेकर 1000 ml। वो मैं बताना भूल गई, सॉल्वेंट रिजर्वॉयर की कैपेसिटी यहाँ बोला तो एकदम याद आ गया। इस दो सॉल्वेंट रिजर्वॉयर की कैपेसिटी कितनी है, 200 ml से लेकर 1000 ml। एल प्रिंट नहीं है, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा ये जो सैंपल इंजेक्टेड सिस्टम है, कितना सैंपल इंजेक्ट हो सकता है, फ्यू मिलीलीटर से लेकर 500 मिलीलीटर तक भी हो सकता है। बट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग कभी कभी तो 0.1 से लेकर 5 मिलीलीटर तक भी इंजेक्ट करते हैं, जैसा हमको नीड हो, ओके। मतलब बट हमारी कैपेसिटी है 0.1 से लेकर 5 ml से लेकर 500 ml तक इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात है हमारा जो वॉल्यूम डेंसिटी है, अरे वॉल्यूम डेंसिटी यानी ये लिक्विड जो आ रहा है उसमें सैंपल की रिप्रोड्यूसिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, दोनों के बीच में टैली होना चाहिए। मतलब लिक्विड वॉल्यूम तो इतना सारा है और इतना सारा सॉल्यूट डाल देंगे तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी नहीं आएगी, यानी वो अपने अंदर उसको डिजॉल्व ही नहीं कर पाएगा। तो जब डिजॉल्व ही नहीं कर पाएगा तो कैसे इधर लाएगा सेपरेशन। तो रिमेंबर रखना कि हमारा वॉल्यूम डेंसिटी, समझा ना, वॉल्यूम डेंसिटी में सॉल्वेंट की जो वॉल्यूम डेंसिटी है 1 से 10 में कितना आ रहा है, हमको ध्यान देना पड़ेगा। वो फ्लो होके आ रहा है ऐसे से, तो जैसे फ्लो रिवर के अंदर हमको थोड़ा डालते जाना है। तो हमारा जो है ये प्री कॉलम में से लिक्विड फ्लो होके आ रहा है, जाता जा रहा है। तो जितना वॉल्यूम चला आ रहा है इतने में, उतनी स्पीड से, उतनी कैपेसिटी से हमको क्या करना है, सॉल्यूट को धीरे धीरे इंजेक्ट करना है, पक्का, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट पार्ट ये क्लियर हुआ ना, वॉल्यूम डेंसिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी का क्या मतलब है। एंड देन नेक्स्ट पार्ट हमारा, और हमने क्या क्या थ्योरी पार्ट तो समझा, बकवास बहुत थ्योरी है, क्यों बोल दिया हम लोगों को। और हाँ ये भी तो बोलना चाहिए कि ऐसा नहीं कि सैंपल इंजेक्ट करो तो इसका जो फ्लो रेट का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाए, सडनली ढेर सारा सैंपल डाल दिया तो जो इसका प्रेशर में आ रहा है वो उसका प्रेशर ही डिक्रीज हो। तो बी केयरफुल, वॉल्यूम जो हमारी कैपेसिटी है वो
लिक्विड वॉल्यूम की कैपेसिटी और सैंपल की इंट्रोड्यूसिंग के बीच में कम्युनिकेशन होना, बड़ा पूरा टेली होना चाहिए, और सैंपल इतना सारा एक साथ में डाल दो कि इसका प्रेशर भी इम्पैक्ट हो जाए। प्रेशर तो बिल्कुल चेंज नहीं है, जब हमने प्रेशर गेज भी लगा रखा है ताकि प्रेशर आपको बार बार चेक हो। अब 3 टाइप के, ये थ्योरी पार्ट है ना, थोड़ा रटू रटू है, मुझे भी खुद को भूल जाती हूँ, क्या अरे ये वाला बात तो बोली नहीं, ये बात तो बोली नहीं, थोड़ा रटना बैठ के। आई सॉरी, मैं क्या करती हूँ है ना, तो थोड़ा बाय हार्ट करना कि हाँ रिप्रोड्यूसिबिलिटी और है ना वॉल्यूम कैपेसिटी के बीच में वो होगा, प्रेशर डिक्रीज नहीं होना चाहिए, फ्यू मिलीलीटर से लेकर 500 मतलब 0.1 से लेकर 5 से लेकर 500 मिलीलीटर तक कैपेसिटी होती है हमारी सैंपल इंजेक्टेड की। 3 टाइप के सैंपल इंजेक्शन सिस्टम है। ओके, तो फर्स्ट वाला हमारा है मैन्युअल सैंपल इंजेक्टेड। मैन्युअल यानी अपन हाथ से भी डाल सकते हैं या मैकेनिकल भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैन्युअल मतलब हम क्या करेंगे, माइक्रो सिरिंज लेंगे, हाथ से ऐसे नहीं स्वाहा स्वाहा नहीं, माइक्रो सिरिंज लेंगे, उसमें से फ्यू मिलीलीटर ऐसे माइक्रो सिरिंज से अंदर डालेंगे। ओके, कभी कभी क्या होता है सेल्फ सिरिंज सिस्टम भी होता है या सेल्फ स्पुटम सिस्टम भी होता है। सिरिंज स्पुटम, स्पुटम यानी पर्दा रहता है, ठक करके डालता है फिर हटता है, फिर डालता है फिर हटता है। ओके, तो सेल्फ स्पुटम भी रहता है। और हाँ एक पार्ट और लिख दो जहाँ स्पुटम सेल्फ स्पुटम बोला ना, तो टेफ्लॉन या फिर काइका, एक और का फिर ना है, मैं भूल गई, मैंने लिखा भी है तुम्हारे लिए, ढूंढ के रखा है, 1 सेकंड, किसका रखा, टेफ्लॉन या मैं तो भूल गई, टेफ्लॉन या सिलिकॉन का स्पुटम रहता है, टेफ्लॉन या सिलिकॉन का स्पुटम आर यूज्ड। ओके, सेल्फ सिरिंज स्पुटम बोला हम लोगों ने, तो सेल्फ सिरिंज स्पुटम किस किस का है, टेफ्लॉन और मे बी सिलिकॉन, उसका बना हुआ है, एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग। और नेक्स्ट पार्ट है, अब हमने माइक्रो सिरिंज किया तो वही हमने बताया, उससे हम क्या काम करेंगे, वही फ्यू मिलीलीटर से 500 मिलीलीटर तक ले सकते हैं। और इस वाले के अंदर कम से कम कितना है, 15,000, यहाँ पे हमने बोला था ना 15,000 तक प्रेशर पास्कल प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। बट चूंकि ये मैनुअल है, हाथ से डाल रहे, सिरिंज से डाल रहे, स्पुटम के थ्रू, तो यहाँ पे रिप्रोड्यूसिबिलिटी अच्छी नहीं रहती, सॉरी रखना पड़ेगा, थोड़ा सोचो और वो करो। मैनुअल हाथ से कर रहे हैं तो हाथ से नहीं डालेंगे, माइक्रो सिरिंज के थ्रू डालेंगे, वही 500 मिलीलीटर तक डालेंगे, प्रेशर 15,000 तक मेंटेन रहता है। कभी कभी सेल्फ सिरिंज स्पुटम होता है, स्पुटम का बना रहता है, टेफ्लॉन या सिलिकॉन का बना हुआ है, वो लिख लेना टेफ्लॉन सिलिकॉन मैडम, स्पुटम आर मैडम ऑफ टेफ्लॉन और सिलिकॉन। एंड बट बिकॉज ऑफ मैनुअल है रिप्रोड्यूसिबिलिटी नहीं रह पाती, मतलब हमारे हाथ में नहीं है। अरे अपन उससे इंजेक्ट कर रहे हैं तो कभी स्पीड स्लो हो तो थक करके ज़्यादा भी जा सकता है। जनरली कैसा रहता है, थोड़ा सा टिंग टिंग ऐसा नहीं है उसके अंदर की, एक कण नहीं है, सिरिंज से जाता है। ओके, या स्पुटम से अंदर घुसता है, तो वो फ्लो रेट पर रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब है जिस फ्लो में लिक्विड आ रहा है, तो देखो वो लिक्विड यूँ निकल जाएगा, तो बिल्कुल टू 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 थोड़ा मिलना चाहिए। चूँकि हम माइक्रो सिरिंज से डाल रहे हैं तो वो रिप्रोड्यूसिबिलिटी पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता। हो गया ये। दूसरा वाला पार्ट है स्टॉप एंड फ्लो। स्टॉप एंड फ्लो यानी हमने यहाँ पे ना ये क्या लगा रखा है, एक टाइप का कवर रहता है, इसके लिए उन्होंने क्या बोल रखा है, क्या पता कुछ वर्ड यूज किया है। तो जनरली क्या करता है, हमने वो कवर हटा दिया। ओके, ये एक टाइप से ये कवर नुमा है, ये सिस्टम चला रहा है, इस सिस्टम को हमने स्टॉप कर दिया। ये स्टॉप कर दिया तो सॉल्वेंट का आना रुक गया। ओके, अब हमने उस सिस्टम को, उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड बोला है, एक मिनट मैं तुम्हारे बोलती हूँ, ये इसको लिए फ्राइटर बोल रखा है। एक्चुअल में हमने फ्राइटर रिमूव कर दिया, फ्राइटर ने एक टाइप से इसको हटा दिया, ये सिस्टम को हमने रोक दिया। तो रोक दिया तो मेरा सॉल्वेंट का आना रुक गया। अब तक बोलेंगे मैम सॉल्वेंट आना रुक गया तो ये हमारा सैंपल भी रुक गया, नहीं, अलग से डायरेक्टली हम लोग एनालिटिकल कॉलम में सैंपल को इंजेक्ट करेंगे। ओके, अब फिर हमने सैंपल इंजेक्ट कर दिया, फिर से हमने ये ना इसको जो हमारा रोक दिया था उसको फिर से ज्वाइन कर दिया, तो फिर से मेरा सॉल्वेंट फ्लो होने हो गया। बट ये कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें कैसा हो रहा है, डायरेक्टली हमारा जो सैंपल है वो क्या हो रहा है, सैंपल हमारे सॉल्वेंट के मोबाइल फेस में एंटर नहीं हो रहा है, डायरेक्ट एनालिटिकल कॉलम में डाल रहे हैं। लुक ये रिमेंबर स्टॉप एंड फ्लो, तो पहले हम मोबाइल फेस का क्या हो रहा है, सॉल्वेंट का फ्लो स्टॉप करते हैं और फिर हमारे सैंपल को डायरेक्टली
इंजेक्ट कर देते हैं इसके अंदर स्टेशनरी फेज में, राइट, इंजेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद वापस हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो वो होता है वापस से फ्लो स्टार्ट हो जाता है। बट ये अच्छा वाला नहीं है, इसमें तो जरा भी हमारा रिप्रोड्यूसिबिलिटी रहती नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इसके अंदर मिल गया, इसके अंदर कब डिसोमिनेट होगा, ये कोई खास नहीं है। और थर्ड वाला जो हमारा सिस्टम है वो है लूप सिस्टम। लूप यानी छोटे 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 वायर नुमा डांडी नुमा रहती है। अरे ना देखो लूप का फोटो भी दे रखा है, लूप का साइज बहुत डिफरेंट रहता है, बहुत छोटे छोटे लूप भी रहते हैं, बिगर जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसा लूप है। और लूप के थ्रू हम इसके अंदर क्या करते रहते हैं, एंटर करते रहते हैं। तो इसके अंदर भी कितना रहता है, 7000 तक है ना पास्कल तक प्रेशर रहता है। और चूंकि लूप है, लूप यानी गांठ नुमा है, तो वैसे छोटे छोटे वायर के थ्रू जाते रहते हैं हमारे हाथ में। और पता है लूप का साइज भी अपन वरी कर सकते हैं। अभी मेरे बड़ा लूप लगा, मुझे लग रहा है स्पीड स्लो है, छोटा लूप कर दिया हम लोगों ने। क्लियर? कैसे वो हमको डीपली नहीं समझना है, बस हमको बेनिफिट बताना है कि लूप सिस्टम हमारे हाथ में कंट्रोल है कि कितनी क्वांटिटी अंदर जाए, प्रेशर भी मेंटेन रहता है, और उसकी वजह से हमारा क्या रहता है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, बिकॉज हमारे हैंड में कि लूप के थ्रू, बट वो पाइप के थ्रू हम कितना भेजिए, फिर हम गांठ मार देंगे तो रुक जाएगा, ऐसा सब रहता है। तो वो सब हमारे हाथ में तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी रहती है। अब इसको पॉज करके एक बार तीनों पढ़ो। अब मैं नया वाला लेती हूँ। तो अब मैंने सैंपल इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, पढ़ते जाना बीच बीच में पॉज करके। अब मैन मेरा पार्ट आ गया, पम्प तो हमने पहले डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट पार्ट है मेरा एनालिटिकल कॉलम। ये मैन इसका हार्ट है इंस्ट्रूमेंट का। मैन सारा सेपरेशन कहाँ हो रहा है, यहीं पर हो रहा है, ओके ना। सॉल्यूट का जो सेपरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, सॉल्वेंट वाले से सॉल्यूट का पार्टीशन, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के बीच में जो पार्टीशन हो रहा है, प्री कॉलम में नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। और वेरियस सॉल्यूट की जो वेरियस है ना, एब्जॉर्प्शन बेंड होगी, यहीं पर होगी। यानी मैन सेपरेशन का काम कहाँ पर हो रहा है, मैन यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा डिटेक्टर। अब ना डिटेक्टर वहां से मत करो, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, यहाँ पे जरूरी नहीं कि लाइट आएगा। दो टाइप के डिटेक्टर है एक्चुअल में। पता है डिटेक्टर का काम क्या है, ये जो हमारा एनालिटिकल कॉलम में डिफरेंट हमारा, जैसे पता है ना कैल्शियम मैग्नीशियम, वो लोग सबकी अलग अलग बैंड होती है। अब बाद में क्या होगा, 1 by 1 इल्यूट होगा। सपोज टू ये पहला सॉल्यूट, ये बी, ये सी, ये डी और ई। तो ये सबसे पहले इल्यूट होके कौन सा सॉल्यूट आएगा, ई, ठीक है। तो वहाँ पे अपन कैसे कर देते हैं, एनालिटिकल कॉलम में जितना कॉन्सेंट्रेशन बाहर आया उसको हम काय में कन्वर्ट कर देते हैं, फोटो सिग्नल में। और फोटो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता था, डिटेक्टर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो बनाएगा, पर पहले ई आएगा, तो ई का जितना कॉन्सेंट्रेशन है ना उसके हिसाब से इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाएगा, ओके। और कभी कभी तो हम लोग है ना दो टाइप के डिटेक्टर है, यूवी और रिफ्रैक्टिव डिटेक्टर, इंडेक्स डिटेक्टर। तो दोनों डिटेक्टर में क्या हो रहा है, डिफरेंट सैंपल के जितने जितने कॉन्सेंट्रेशन, पहले ये आया, इसका जितना कॉन्सेंट्रेशन आया तो उतने कॉन्सेंट्रेशन का ही वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाएगा, ओके। फिर डी बाहर आया तो डी का कितना कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये तुम अभी मत लिखो, इसको कट कर दो, इसका मैं अलग से पिक खींच के तुमको प्रॉपर राइटिंग, पहले तुम है ना डिटेक्टर तो पढ़ो, फिर तुम समझ जाओगे कि डिटेक्टर का रोल क्या है, ठीक है। तो पहले ना दो टाइप के डिटेक्टर पढ़ाऊंगी तुमको, अल्ट्रावायलेट डिटेक्टर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर। दोनों को पढ़ने के बाद तुम समझ पाओगे कि डिटेक्टर का रोल क्या है। डायरेक्टली ये नहीं कि वन टाइप ऑफ द सिग्नल कन्वर्ट इनटू अनदर टाइप, ओके, लाइट सिग्नल कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल, नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। जितने जितने सैंपल है, सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है। बट कैसे, तो पहले दोनों डिटेक्टर पढ़ाऊंगी, फिर इस डिटेक्टर का रोल बनाऊंगी। तो वहाँ पे जो सिर्फ लिखा ना, कन्वर्ट द लाइट सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसको कट कर दो। ये मैं दोनों डिटेक्टर को बढ़ाने के बाद तुमको इतना सा प्रिंट करके भेजूंगी, उसको लिखना, तब तुम समझ जाओगे। और लास्ट है हमारा रिकॉर्डर। तो रिकॉर्डर में तो सीधे क्या आएगी, रीडिंग आएगी, ठीक है। डिटेक्टर में से जितना आउटपुट आता जाएगा, रिकॉर्डर उसको क्या कर देगा, फैड कर देगा और एक क्रोमेटोग्राम बनाएगा। क्रोमेटोग्राम में वही रहेगा। क्रोमेटोग्राम में क्या रहता है, यहाँ पे रहता है कॉन्सेंट सब्सटेंस और यहाँ पे जाके पिक, ये अलग अलग आएगा। पहले ये बाहर आया तो सबसे पहले आया तो उसकी पिक, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, ओके, तो इसकी पिक भी ऐसी रहेगी। फिर ये आएगा कितने टाइम बाद, जब 5 मिनट बाद यह निकल के आया तो अब यहाँ पे टाइम चलेगा,
यहाँ पे टाइम या कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे पिक चलेगी, टाइम वर्सेस, इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राम, टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन या टाइम वर्सेस पिक, एब्जॉर्प्शन पिक। फिर इसकी पिक चलेगी, फिर अगले वाले की, ये डिफरेंट डिफरेंट एब्जॉर्प्शन पिक की हाइट को फैड कर उसके ऊपर चार्ट पे फैड पर करेगा। देखो डिटेक्टर में से जितना जितना रिस्पॉन्स आएगा, पहले ई का रिस्पॉन्स आएगा, तो रिकॉर्डर में सीधे क्या आएगा, क्रोमेटोग्राम बनेगा, और ऐसा एक एब्जॉर्प्शन पिक आएगी क्रोमेटोग्राम की। फिर बाद में थोड़े टाइम बाद, थोड़ा टाइम ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, इतने में डी का आएगा तो डी की पिक आएगी। फिर आगे बढ़ता जाएगा टाइम पे, सपोज टू बी 20 मिनट्स के बाद, आफ्टर 20 मिनट्स के बाद ये आएगा तो उसकी पिक आएगी। जितने जितने पिक है उस पिक को देख के हम इनका कॉन्सेंट्रेशन हमको पता चल जाएगा रिकॉर्डर में। वो सब हमको थ्योरेटिकली नहीं पढ़ना है, तो वो सिर्फ इतना लिखना है, डिटेक्टर्स में से जितना जितना रिस्पॉन्स आता जाएगा उस रिस्पॉन्स को ये क्या करेगा, रिकॉर्डर क्या करेगा, ये एब्जॉर्प्शन पिक वो फैड करता जाएगा उसको, और वो क्या बनाएगा, क्रोमेटोग्राम बनाएगा, और क्रोमेटोग्राम में डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट की जो सिग्नल आ रहे हैं डिटेक्टर से उनकी डिफरेंट डिफरेंट एब्जॉर्प्शन पिक बनाएगा, ठीक है। और उस पिक को देख के हम डिफरेंट कंपोनेंट का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। रिकॉर्डर में क्या आएगा, डिटेक्टर से जो डिफरेंट कंपोनेंट के सिग्नल आ रहे हैं उन सिग्नल को वो क्या करेगा, उसके ऊपर बनाएगा, ठीक है। डायरेक्टली क्रोमेटोग्राम प्लॉट करेगा और डिफरेंट डिफरेंट एब्जॉर्प्शन हाइट बनाएगा, और इस एब्जॉर्प्शन बैंड की हाइट को, पिक को देखकर हम उस कंपोनेंट का क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। तो ये तुम्हारा हो गया। और यहाँ पे देखो उन्होंने दे ही रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे उन्होंने सिर्फ डिटेक्टर पे ख़त्म कर रखा है। ये हमारा डिफरेंशियल डिटेक्टर है। रिकॉर्डर तो बताया है, रिकॉर्ड चाहिए तो लास्ट में हम कर देंगे रिकॉर्डर। हो गया ये हमारा, कुछ डरावना नहीं है। इसको पॉज करके एक दो बार तुम पढ़ो। मेरे ख्याल से मैं एक आज के लिए ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो गया, कल मैं तुमको थोड़ा ज़्यादा लूँगी, आज थोड़ा कॉन्सेप्ट था, तो आज के लिए काफ़ी। बाय।